गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विजय कुमार गुप्ता, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री कोलाइडिकल स्टेट चैप्टर लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था व्हाट इज कोलाइडिकल स्टेट और उसके कैरेक्टर, फॉर्मेशन की प्रोसेस और प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में आपने देख लिया था कि बाय डायलिसिस। अब उस डायलिसिस में एक हेडिंग आपका है विद्युत अपवहन यानी इलेक्ट्रोडायलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस? देखिए, डायलिसिस में हमने देख लिया था कि जब हमारे क्लोराइडिकल सॉल्यूशन में, क्लोराइडिकल सॉल्ट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो उसे अपवहन के थ्रू उस इम्प्योरिटी को हम दूर करते थे। अपवहन में होता क्या था? अपवहन में एक पार्चमेंट पेपर लेते थे, पार्चमेंट झिल्ली लेते थे। उस पार्चमेंट झिल्ली में जो सोल्यूशन था, क्लोराइडिकल सोल्यूशन को लेकर के बहते हुए जल की धारा में ले जाते थे। जल के प्रवाह के द्वारा क्लोराइडिकल में उपस्थित जो हमारी इम्प्योरिटी थी वह इम्प्योरिटी बाहर हो जाती थी और शुद्ध क्लोराइडिकल सोल्यूशन हमको मिल जा रहा था। अब उसी अपवहन में हमको जानना है इलेक्ट्रोडायलिसिस यानी विद्युत अपवहन क्या है। विद्युत की उपस्थिति में कराया जाने वाला अपवहन विद्युत अपवहन कहलाता है। ठीक है, आइए इसमें एक फिगर हम बनाते हैं, उस फिगर के थ्रू देखेंगे कि विद्युत अपवहन क्या है। मेम्ब्रेन, देखिए स्टूडेंट, यह पर इलेक्ट्रोडायलिसिस है, विद्युत अपवहन मेथड है। इस विद्युत अपवहन मेथड में विद्युत की प्रेजेंटिंग में ये अपवहन करवाया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, जिससे जो क्लोराइडिकल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी होती है यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के जो इम्प्योरिटी होती है वह इम्प्योरिटी बहुत ही कम टाइम में वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल आयन होते हैं वह आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मोशन कर लेते हैं, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल अपवहन होता है वो बहुत इजी होता है और इम्पोर्टेंट होता है। इस मेथड में एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर को दो डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू इसके 3 चैम्बर में डिवाइड कर लेते हैं। जो मिडिल का चैम्बर होता है उसमें हम लेते हैं कोलाइडिकल सॉल्यूशन ले लेते हैं, और जो दोनों साइड के चैम्बर होते हैं उसमें प्योर वाटर ले लेते हैं। इसी दोनों प्योर वाटर के चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड को लेते हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। इस सिस्टम को सेट करने के बाद इस इलेक्ट्रोड को विद्युत वाहक बल से यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से अटैच कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से जो इसमें आयन है, इम्प्योरिटी है, वो आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मोशन कर लेते हैं, जिससे जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो बहुत कम टाइम में सेपरेट हो जाती है और लास्ट में हमको जो क्लोराइडिकल सॉल्यूशन होता है वो मिल जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कराया जाने वाला अपवहन विद्युत अपवहन कहलाता है। इस मेथड में एक कंटेनर होता है, पात्र होता है। इस कंटेनर को या पात्र को 2 डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू उस कंटेनर को 3 चैम्बर में डिवाइड कर लेते हैं। जो मिडिल का चैम्बर होता है उस मिडिल के चैम्बर में कोलाइडिकल सॉल्यूशन लेते हैं, और जो दोनों साइड के चैम्बर हो रहे हैं उस दोनों साइड के चैम्बर में प्योर वाटर को फिलअप कर लेते हैं। अब दोनों वाटर के चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड को सेट करते हैं, एक होता है कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है।
सिस्टम को सेट करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक के पास कराते हैं विद्युत वाहक बल के थ्रू। अब कोलाइडिकल सॉल्यूशन में जो हमारी इम्प्योरिटी है, जो आयन है, इम्प्योर है, वह आयन अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मोशन कर लेते हैं। इस तरह इस लोअर साइड से वाटर एंट्री कर लेता है और अपर साइड से इम्प्योरिटी और वाटर निकलते रहते हैं, जिससे बहुत कम टाइम में हमारा जो कोलाइडिकल साल है वो प्योर के फॉर्म में मिल जाता है। ये आपका होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस यानी विद्युत अपोहन। ठीक है ना, ठीक है, बना लीजिए। आइए नेक्स्ट डे हम देखते हैं कोलाइडिकल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडिकल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडिकल सॉल्यूशन यानी कोलाइडिकल सॉल्यूशन के गुण। आइए देखिए, कोलाइडिकल सॉल्यूशन के कई गुण होते हैं। इसमें से नंबर 1 हम साइज ऑफ कोलाइडिकल पार्टिकल्स। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो जो कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो साइज होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच की अवस्था होती है, तब इसे हम कहते हैं कोलाइडिकल पार्टिकल्स। ठीक है ना, यानी जो कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम से एबव होती है और 2000 एंगस्ट्रॉम से बिलो होती है। इन्हीं के बीच की अवस्था को हम कहते हैं कोलाइडिकल पार्टिकल्स की जो साइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हेट्रोजेनस नेचर। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो कोलाइडिकल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजेनस होता है, यानी उसमें 2 फेज होते हैं। हमने आपको बताया था इस 2 फेज में एक तो आपका होता था डिस्पर्स फेज, दूसरा आपका हो रहा था डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, दो फेज होने के कारण इस जो कोलाइडिकल सॉल्यूशन होता है वो हमारा हेट्रोजेनस नेचर का होता है। नेक्स्ट आइए डिफ्यूजिबिलिटी यानी विसरणता। देखिए, जो कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से तो आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बट पार्चमेंट पेपर से बहुत स्लोली निकलते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। यानी जो कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं वह कोलाइडिकल पार्टिकल्स जो फिल्टर पेपर होता है उससे बहुत इजीली से उसको क्रॉस कर जाते हैं, बट जो पार्चमेंट पेपर होते हैं उससे बहुत स्लोली या नहीं भी पास होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत स्लोली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोलाइडिकल सॉल्यूशन पे एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया क्या कि जब प्रकाश के किरणपुंज को यानी एक बीम ऑफ लाइट को जब ट्रू सॉल्यूशन से गुजारा तो देखा कि उस प्रकाश का कोई भी पथ दिखता नहीं है, और वह सॉल्यूशन अंधेरे में अगर रख देते हैं तो बिल्कुल वो डार्क दिखता है। बट जब बीम ऑफ लाइट को यानी प्रकाश के किरणपुंज को जब हम कोलाइडिकल सॉल्यूशन से पास करते हैं तब बीम ऑफ लाइट का जो वे है, पथ है, हमको दिखाई देने लगता है, और अंधेरे में रख देने पर वो जो पथ है एक कोन के रूप में दिखने लगता है, एक चमकीले कोन के रूप में दिखने लगता है, और उस कोन को कहते हैं टिंडल कोन, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाश की लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं टिंडल कोन या टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फिगर देख लीजिए,
देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। उन्होंने जब एक बीम ऑफ लाइट, जब प्रकाश किरण पुंज को एक वास्तविक बिलियन में से गुजारा, ट्रू बिलियन में से होके गुजारा, तो देखा कि प्रकाश का जो पथ है तो दिखाई नहीं देता है, बल्कि वह बिलियन अंधेरे में काला दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने जब प्रकाश के किरणपुंज को कोलाइडिकल सॉल्यूशन से गुजारा तो उन्होंने देखा कि प्रकाश का किरणपुंज का पथ दिखाई देता है और अंधेरे में वह चमकीले कोन के रूप में दिखता है। उसी कोन के स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा टिंडल कोन, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कहा टिंडल इफेक्ट। इसका रीजन क्या है? देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो लाइट को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो कोलाइडिकल सॉल्यूशन होते हैं उनकी साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से कुछ बड़े होते हैं, जो प्रकाश के लाइट को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देता है। किसमें? कोलाइडिकल सॉल्यूशन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, किंतु वास्तविक बिलियन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है। एक बार फिर से देख लीजिए। टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब प्रकाश के किरणपुंज को वास्तविक विलयन में से गुजारा, ट्रू सॉल्यूशन में से गुजारा, तो देखा कि प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। लेकिन जब प्रकाश के किरणपुंज को लाइट ऑफ बीम यानी बीम ऑफ लाइट को जब कोलाइडिकल सॉल्यूशन में से गुजारा तो देखा कि एक चमकीले कोन जैसा दिखता है। उसी कोन को उन्होंने कहा टिंडल कोन, और उस सॉल्यूशन को, संपूर्ण सॉल्यूशन को अगर जब अंधेरे में रखते हैं तो चमकीले कलर में दिखने लगता है, उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका रीजन क्या है? देखिए, जो वास्तविक विलयन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, उनके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, जो प्रकाश के किरणपुंज को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, जबकि कोलाइडिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज से बड़े होते हैं। वह प्रकाश के किरण को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे एक कोन बन जाता है। उसी कोन को कहते हैं टिंडल कोन, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फिगर बना लीजिए। नेक्स्ट रीडिंग है ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए, एक रॉबर्ट ब्राउन है जो बोटनिस्ट है, यानी बॉटनी के साइंटिस्ट हैं। देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जो कोलाइडिकल के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार अनियमित और हर संभव दिशाओं में टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं। इसी को कहते हैं ब्राउनियन गति। ये रॉबर्ट जो ब्राउन है एक बॉटनी के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं उसी पोलन ग्रेन को जब वाटर में डिजॉल्व किया, वाटर में डाला, तो देखा कि पोलन ग्रेन ऑलवेज हर संभव दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसको कहते हैं जिग जैग मोशन। इसकी खोज ब्राउन ने किया था, इसलिए इसकी गति को हम कहते हैं ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आइए, इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश। देखिए, विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। जो कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। जो कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। उनके आवेश पर समान चार्ज होता है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। समान चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपल्सन करते रहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं
कोलाइडल पार्टिकल्स होते हुए आवेशित होते हैं, जबकि जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रोफोर्सिस, देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स को विद्युत के क्षेत्र में रखने पर वो गति करने लगते हैं, यानी विद्युत के प्रभाव से कोलाइड के कणों का इलेक्ट्रोड की ओर गति करने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत कण संचलन। यानी विद्युत के प्रभाव से कोलाइडल कणों का विद्युत के प्रभाव से कोलाइडल कणों का उनके इलेक्ट्रोड की ओर गति करने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत कण संचलन। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा उन पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथोड होता है, ये आपका हो गया कैथोड, सपोज कर लीजिए कैथोड पार्टिकल्स हो गया, ये आपका हो गया एनोड। अब अगर ये दो एनोड है, एक कैथोड है दूसरा एनोड है, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उस कोलाइडल पार्टिकल्स पे आवेशित होते हैं, उस पर चार्ज होता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। ये हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो ऑलवेज अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करता है। अगर चार्ज कैथोड की ओर मोशन करेगा उसको कहते हैं कैटाफोर्सिस, कैटाफोर्सिस। और जब कोलाइडल के पार्टिकल एनोड की ओर मोशन करते हैं इसको कहते हैं एनाफोर्सिस। ठीक है, इसी दोनों को कंबाइन रूप से हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस। यानी विद्युत के प्रभाव से कोलाइडल कणों का इलेक्ट्रोड की ओर गति करने की प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस। हम जानते हैं कि कोलाइडल कणों पर जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, उस पर चार्ज होता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑलवेज नेगेटिव की ओर मोशन करेगा, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो ऑलवेज पॉजिटिव की ओर मोशन करेगा। यानी अगर वो कैथोड की ओर मोशन कर रहा है, यानी कैथोड पे हमारा ये होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आएगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज कैथोड की ओर आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कैटाफोर्सिस कहेंगे। और जब एनोड जो कि हमारा ये होता है पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव होता है तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स एनोड की ओर मोशन करेगा, गति करेगा, उसको कहते हैं एनाफोर्सिस। कैटाफोर्सिस और एनाफोर्सिस को कंबाइन रूप से हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफोर्सिस, यानी विद्युत कण संचलन। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, ये नोट्स पूछते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। अष्कंदन, कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, इसको नहीं कहते हैं अस्कंदन या अवक्षेपण। जब द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तब वो परस्पर मिल करके अवक्षेप बना लेते हैं, उसी को कहते हैं अवक्षेपण या अस्कंदन या प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन। ठीक है, लेकिन ये किस में होगा? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में होगा। यानी जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो वो परस्पर मिल करके उसके बॉटम पे अवक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं, उसी को कहते हैं अवक्षेपण या अस्कंदन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी-सुल्ज़ रूल। क्या है? हार्डी-सुल्ज़ रूल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, किस पे? प्रेसिपिटेशन को लेकर के। इन्होंने दो रूल दिए हैं, दो नियम दिए हैं।
पहले ही नियम में इन्होंने यह कहा कि किसी भी सॉल्व के अवक्षेपण के लिए, यानी किसी भी सॉल्व या किसी भी विलयन के क्लोराइड के विलयन के अवक्षेपण के लिए वह आयन प्रभावी होता है जिसके आयन का चिन्ह उसके विद्युत अपघट्य के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। ठीक है, किसी साल का अवक्षेपण करने के लिए वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी विलयन विद्युत अपघट्य के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। ठीक है, नंबर 1 हो गया का अवक्षेपण विपरीत होता है। ये पहला नियम क्या है? किसी साल का अवक्षेपण करने के लिए वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया इनका। दूसरा रूल इन्होंने ये दिया है, आयनों का अस्कंदन प्रभाव, यानी आयनों का अस्कंदन प्रभाव उनकी संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। आयनों का अस्कंदन प्रभाव, यानी आयनों का अस्कंदन प्रभाव उनकी संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी देख लीजिए, जकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी देखिए 2 रूल है, अस्कंदन से यानी कोआगुलेशन से रिलेटेड इनके 2 रूल है। पहला था किसी साल का अवक्षेपण करने के लिए वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। दूसरा रूल है, आयनों का अस्कंदन प्रभाव आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। यह इनका रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखिए, ऋणावेशित साल के प्रति धनायनों का अस्कंदन प्रभाव निम्न प्रकार होता है। ठीक है, यानी अगर ये ऋणावेशी साल है तो उनको कौन एप्रिसिएट करेगा? धनायन करेगा, और धनायन में जिसका चार्ज जितना ज़्यादा होगा अस्कंदन प्रभाव उसका उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे देखिए, ये सोडियम है, सिंगल प्लस आयन है। वही अगर Mg की बात करते हैं, इस पे होता प्लस चार्ज, तो सोडियम के अकॉर्डिंग जो मैग्नीशियम का अस्कंदन प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा। अब अगर हम कंपेयर करते हैं एल्युमिनियम के बीच में, एल्युमिनियम पे 3 प्लस होते हैं, ऐसे में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में अगर हम कंपेरिजन करवाते हैं तो एल्युमिनियम का जो अस्कंदन प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये रहा उनकी संयोजकता बढ़ने के साथ साथ उसका अस्कंदन प्रभाव बढ़ने का क्रम। ये कब फॉलो करेगा? जब ये ऋणावेशी साल होगा। ठीक है, इसी बात में इसी रूप में हम जानते हैं कि जब धनायन का साल होगा होता है, देखिए ECl हो गया, इस पे होता सिंगल माइनस। ये अगर ये सल्फेट हो गया, इस पे होगा डबल माइनस। तो क्लोरीन के अपेक्षा सल्फेट का जो अस्कंदन प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा। अब अगर फास्फेट की बात करते हैं, फास्फेट पे होता है 3 माइनस। ऐसे में सल्फेट के अपेक्षा फास्फेट का जो अस्कंदन प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा। CN6 इस पे होता है 4 माइनस। ठीक है, अब इसका हम बात करेंगे तो इसमें होते कितने? 4 माइनस 4। तो ये होगा क्या? इसके अस्कंदन प्रभाव का बढ़ता क्रम। नोट कर लीजिए,
नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में होता है रक्षा करना। देखिए, यानी प्रोटेक्शन में ये होता है रक्षा करना, यानी वो कोआगुलेशन ना होने पर। आइए, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन रुक जाना ही रक्षण कहलाता है। यानी जहां द्रव स्नेही कोलाइड का सॉल्यूशन होगा उसकी उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड में अगर विद्युत भट्ट की कुछ मात्रा डालते हैं तब उसका अस्कंदन नहीं होगा। उसी अस्कंदन न होने को ही कहते हैं क्या है, आरक्षण। यानी द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का अस्कंदन रुक जाना ही कहलाता है प्रोटेक्शन, यानी रक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आइए, बहुत इंपॉर्टेंट हेड। नेक्स्ट हेडिंग आइए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि आपका है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। किसी अस्कंदन रुक जाना यन का गोल्ड नंबर कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए गोल्ड नंबर क्या है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड का गोल्ड नंबर मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी उपस्थिति में 10 ml मानक गोल्ड साल में 10% NaCl विलयन का 1 ml डालने पर साल का अस्कंदन रुक जाना ही उस विलयन का गोल्ड नंबर कहलाता है। जो सॉल्यूशन जितना ही अच्छा प्रोटेक्शन सॉल्यूशन होता है उसका गोल्ड नंबर ही उतना ही कम होता है। यानी गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका प्रोटेक्शन पावर ही उतना ही ज़्यादा होगा। इसके लिए एग्जाम्पल हम जानेंगे। जो हमारा जिलेटिन है वो हाईएस्ट यानी बहुत अच्छा ही प्रोडक्शन पावर रखता है, जबकि स्टार्च लोवेस्ट अस्कंदन पावर को शो करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है पायस इमल्सन। देखिए पायस भी एक कोलाइडल निकाय है, कोलाइडल सिस्टम है। तो पायस वह कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों जो फेज होते हैं वो लिक्विड होता है, उसी के मिक्सचर को हम कहते हैं पायस। पायस क्या है, यानी पायस एक कोलाइडल निकाय है, कोलाइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही द्रव स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, उसको हम कहते हैं पायस। जैसे आपका जो मिल्क है वह पायस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मिल्क में जो हमारे फैट होते हैं वह फैट यानी जो हमारा वसा होता है वह वसा फैट जल में डिजॉल्व होता है। तो जल भी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और फैट भी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या है, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसीलिए जो हमारा मिल्क है वो मिल्क होता क्या है, वो पायस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हेडिंग है फ्लोक्लेशन वैल्यू। किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी साल को अस्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत का ओडियन मान। देख लीजिए, किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मात्रा जो शाल को
अस्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है। उदीयमान कहलाता है। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या है, विद्युत का उदीयमान क्या है, आपके एग्जाम में भी कई बार नोट्स में पूछा गया है। तो किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मात्रा जो साल को अस्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उदीयमान कहलाता है। यानी कोई विद्युत अपघट्ट है, उस विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मात्रा, कम से कम मात्रा जो किसी साल में मिला देने से वह अवक्षेपित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उदीयमान कहते हैं। एक अच्छे विद्युत अपघट्ट की जो उदीयमान होता है वो कम होता है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट की उदीयमान जितना ही कम होगा वह विद्युत अपघट्ट उतना ही अच्छा उदीयमान वाला होगा। ये विद्युत अपघट्ट का उदीयमान कम होता है। तो इस तरह आपके इस कोलाइडिकल स्टेट का जो चैप्टर था वो एंड हुआ। ठीक है, जय हिंद साथियों।